अब हम जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो कनेक्टिव टिश्यू चल रहा था। कनेक्टिव टिश्यू में मैंने एरियोलर टिश्यू आपको बताया। एरियोलर टिश्यू बॉडी की एक ऐसी कनेक्टिव टिश्यू है जो बाइंडिंग का काम करती है, आपकी स्किन को आपकी मसल से बाइंड करने में मदद करती है। आपकी बॉडी में टिश्यू जब डैमेज हो जाती है उसको हील करने में भी पार्टिसिपेट करती है ये वाली टिश्यू, जिसका नाम क्या है? एरियोलर टिश्यू। उसके बाद कौन सी टिश्यू बताई? एडिपोज टिश्यू। एक ऐसी टिश्यू है जिसके अंदर चर्बी, जिसमें फैट जमा होता है, फैट स्टोर होता है। तो फैट स्टोर करने वाली इस टिश्यू के अंदर एक सेल्स होते हैं खास, जिसका नाम क्या है? एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट का मतलब होता है चर्बी को जमा करने वाले, फैट को स्टोर करने वाले सेल्स को एडिपोसाइट्स कहते हैं। और वो टिश्यू जिसके अंदर ये सेल्स मौजूद हैं वो एडिपोज टिश्यू है। देखो ये टिश्यू हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ मौजूद होती है? इधर देखो, हमारी आई बॉल के पीछे, हमारे चेस्ट के ऊपर, हमारी किडनी के ऊपर, हमारी थाइस के ऊपर, हमारे बटक्स रीजन के ऊपर। ये कुछ ऐसे रीजन हैं जहां पर बॉडी में एडिपोज, और हमारी स्किन के नीचे, हमारी बेली के ऊपर, ये वो लोकेशन है जहां पर फैट ज़्यादा होता है। बच्चों आपको मालूम है फैट इंसुलेटर का भी काम करता है। इंसुलेटर मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा ओबीज होते हैं, जिनके अंदर चर्बी बहुत ज़्यादा होती है, उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, क्योंकि उनकी बॉडी जब गर्मी ज़्यादा होती है तो उनकी बॉडी से हीट आसानी से स्केप नहीं कर पाती। इसलिए जो मोटे लोग होते हैं, जो ओबीज लोग होते हैं, उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, क्योंकि जो फैट है, जो चर्बी है, ये हीट को बॉडी से बाहर निकलने नहीं देता। तो इसलिए इस एतबार से ये इंसुलेटर का भी काम करती है। इसका काम, आंखों के पीछे फैट एडिपोज टिश्यू का काम क्या है? शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर कैसे? जब आप जंप करते हैं, दौड़ते हैं, वर्क करते हैं, झटका जो लगता है, जर्क लगता है, उस दौरान उस झटके को झेलने के लिए जो आपके पास टेंडेंसी है, जो जर्क होता है, उसको कोप अप करने के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। कौन? एडिपोज टिश्यू। आपकी बॉडी के अंदर, मैंने कहा आपकी टमी के ऊपर, आपकी बैक के ऊपर, आपकी थाई के ऊपर ये फैट एडिपोज टिश्यू मौजूद है। ये रिजर्व फूड का भी काम करता है। जब आपकी बॉडी में खाना नहीं होता, जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल डाउन होता है, तो आपकी बॉडी का स्टोर्ड फूड जो है वो जो स्टोर्ड फैट है वो एनर्जी देने का भी काम करता है। तो इधर देखें, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया पोलर बियर का। पोलर बियर जो है हाइबरनेट करता है, तो अपनी बॉडी में वो फैट को स्टोर कर लेता है। बात समझ आ रही है? कैमल के अंदर भी यहां पे फैट होता है, कैमल के अंदर भी फैट होता है। वो फैट आपकी बॉडी में एक रिजर्व फूड का काम करता है, एनर्जी देने का काम करता है। कब? स्टार्विंग कंडीशन में, जब आपका रोजा है, जब आप भूखे हैं, जब आपके पास वो नहीं है, फूड रिजर्व खत्म हो जाएगा, तो उस वक्त आपकी बॉडी का फैट जो है वो रिजर्व फूड का भी काम करता है। यहां तक बात समझ आ गई? ये एडिपोज टिश्यू के कुछ फंक्शंस हैं। ये बताएं आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है जी? 95 डिग्री सेल्सियस। आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। माहीन, समर्स में या विंटर्स में? सर 12 महीने। आपने एक वर्ड नाम सुना है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स। एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, एक होते हैं वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है जो एनिमल्स अब 12 महीने अपनी बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा रखते हैं, एक समान रखते हैं और फ्लक्चुएट नहीं करते। ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं वार्म ब्लडेड। हम लोग वार्म ब्लडेड हैं। जिन एनिमल्स के अंदर मौसम के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से उनका बॉडी का टेम्परेचर बदलता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स को कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, जैसे फिशेस, जैसे एम्फीबियंस, जैसे रेप्टाइल्स, जैसे ये जिनका बॉडी का टेम्परेचर बदलता रहता है, उन एनिमल्स को हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है। 37 डिग्री सेल्सियस आपकी बॉडी का टेम्परेचर है। लेकिन कभी कभार, आमतौर पे तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदलता, लेकिन अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 से कम हो जाए, तब इस कंडीशन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? इस कंडीशन को हाइपोथर्मिया कहते हैं। बेटा आप खड़ी हो जाएं।
क्या नाम है आपका? याना, मुझे बताएं, मैंने एडिपोज टिश्यू के बारे में क्या बताया आपको? जी, सिट डाउन। एडिपोज टिश्यू मैंने अभी आपको बताया, एडिपोज टिश्यू एक ऐसी टिश्यू है जिसके अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, एडिपोसाइट्स, जिनका काम क्या है? फैट स्टोर करना। इनका काम फैट स्टोर करना। ये कहीं पे कभी तो आपको शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, कहीं पे आपकी प्रोटेक्शन का काम करते हैं, कहीं पे रिजर्व फूड का काम करते हैं। इसलिए ये अलग अलग फंक्शन है एडिपोज टिश्यू का। ये एडिपोज टिश्यू मदर्स के अंदर, वुमेन के अंदर, फीमेल के अंदर ज्यादा होती है बनस्बत मैन के, क्योंकि जो मदर हैं अपने बेबी को जब फीड कराती हैं तो बेटा मिल्क बनने के लिए भी बॉडी में इस टिश्यू का होना निहायत जरूरी है। कौन सी? एडिपोज टिश्यू। समझ आ गई बात? आपकी बॉडी का कौन सा ग्लैंड है जिसको ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहा जाता है? आपकी बॉडी का कौन सा ग्लैंड है जिसको ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं? हमारी जिस्म का कौन सा ग्लैंड है जिसको ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहा जाता है? जी बताएं। हमारी बॉडी का एक ग्लैंड है जो आपकी किडनी के ऊपर होता है, जिसका नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड। कौन सा? एड्रिनल ग्लैंड, जिसको ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं। ये बताएं, आप स्कूल में गेम्स में, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं? 100 मीटर रेस कितनी देर में कंप्लीट कर लेंगे आप? 100 मीटर रेस अगर आपसे कंप्लीट कराया जाए, डिस्टेंस कितनी देर में कवर कर लेंगे? 5 to 10 मिनट्स। चलो मान लेते हैं 2 मिनट्स, हार्डली 2 मिनट्स, ठीक है, 2 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। इन्होंने कहा अगर आप 100 मीटर रेस 2 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। एक बार मैंने आपको दौड़ाया, आपने फील्ड में 100 मीटर रेस आपने 2 मिनट में कंप्लीट कर ली। कंसिडर अ सिचुएशन, अब आपकी बॉडी में दोबारा से दौड़ाया जाए और आपके पीछे एक वाइल्ड बुल दौड़ा दिया जाए, तो आप उस 100 मीटर रेस को कितनी देर में कंप्लीट कर लेंगे? तो आप जो काम आप 2 मिनट में कर रहे थे, मुमकिन है वो आप 1 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। तो उस वक्त आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई ना। वो एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो आई, वो कौन सा ग्लैंड दिलवाता है आपको? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड। बात समझ आ रही है? आपको जब गुस्सा आता है, आपको जब टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, गुस्सा आ रहा होता है, किसी इंसान की दर्दनाक कोई खबर सुन ली, कोई किसी का इंतकाल हो गया, उसकी नपखज, तो उस वक्त आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में ये वाला ग्लैंड एक्टिव होता है। कौन सा? एड्रिनल ग्लैंड। और उस वक्त कभी कभार एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो एनर्जी आपकी बॉडी में देने वाली जो टिश्यू है, कौन सी है? एडिपोज टिश्यू। समझ आ गई बात? अब आते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पर। मेरे बच्चों, मैंने अभी आपको बताया आपकी बॉडी में कई टाइप के फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन। कुछ प्रोटीन होते हैं ग्लोब्यूल्स की शक्ल में होते हैं, कुछ फाइबर्स की शक्ल में होते हैं। बच्चियों से पूछूंगा, माहीन, जोया, कभी प्रोटीन के बने हुए कपड़े पहने आपने? प्रोटीन के बने हुए कपड़े बताएं, गर्ल्स बताएं। मेरे बच्चे सिल्क जानते हो? सिल्क, इधर देखें सब बच्चे, रेशम, सिल्क कुछ भी नहीं है बल्कि प्रोटीन का बना हुआ है। सिल्क जो होता है, जो रेशम होता है, वो प्रोटीन का बना होता है। आपको मालूम है ना सिल्क कैसे बनता है? एक कीड़ा होता है जिसका नाम होता है सिल्क मॉथ या बॉम्बिक्स मॉरी उसका नाम होता है। उसके माउथ से एक फाइबर निकलता है जिसका नाम होता है सिल्क फाइब्रोइन। वो उसके अराउंड निकलता है और वो कॉइल होता रहता है, ऐसे लिपटता रहता है। वो जब पूरा कवर हो जाता है उसको कहते हैं कोकून। जब वो कोकून बन जाता है, फिर उसके बाद उस कीड़े को गर्म पानी में डाल के मार देते हैं और उसमें से कोकून को अलग कर लेते हैं, और फिर उसके बाद वो मैन्युफैक्चर करके वो सिल्क का फाइबर बनाया जाता है। तो जो सिल्क है वो एक प्रोटीन का बना हुआ है, और वो प्रोटीन किस शक्ल में होता है? फाइबर की शक्ल में होता है। वो प्रोटीन जो है वो फाइबर की शक्ल में होता है। तो इसलिए एक ऐसी कनेक्टिव टिश्यू जो जोड़ने का काम करती है और प्रोटीन के फाइबर से बनी होती है, उसका नाम क्या है? फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें 2 टाइप की टिश्यूज आपको याद रखनी है बच्चों।
कौन कौन सी? कौन कौन सी? टेंडन और लिगामेंट। देखें, ये क्या है बच्चों? ये आपका नी जॉइंट है ना, ये वाली आपकी थाई बोन होती है, इसको नाम होता है फेमर, कहते हैं इसको फेमर। और ये दूसरी हड्डी है, ये टिबिया फिब्यूला बोन होती है। इसको जोड़ने वाली ये जो बीच में टिश्यू देख रहे हैं ना आप, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली, इसका नाम होता है बेटा क्या? लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करने वाली जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है उसका नाम, कभी सुना होगा आपने कि कोई पर्सन ठीक से चल नहीं पा रहा और जब वो उनका एक्सरे होता है तो पता चलता है, डॉक्टर कहते हैं लिगामेंट डैमेज हो गया, लिगामेंट टियर हो गया, लिगामेंट फट गया, लिगामेंट इंजर्ड हो गया, दैट्स कॉल्ड द लिगामेंट। तो लिगामेंट कौन सी टिश्यू हुई? विच कनेक्ट बोन टू बोन, बोन को बोन से जोड़ने वाली जो टिश्यू है उसका नाम लिगामेंट है। ऐसे ही सुनो, ये क्या है? ये आपका आम है, ठीक है। इस आम के अंदर ये क्या है? ये क्या है? देखो उधर, ये तुम्हारी बोन, बोन के अंदर ये मसल्स हैं जिसको आप कहते हो बाइसेप, ट्राइसेप्स, ये मसल्स हैं। लेकिन बेटा ये मसल्स को हड्डी के साथ जोड़ने वाली ये जो टिश्यू है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, जो मसल को, ये बीच में मसल है लेकिन ये हड्डी है, हड्डी को मसल से जोड़ने वाली इस टिश्यू का नाम क्या होता है बेटा? टेंडन। टेंडन, टेंडन का मतलब एक ऐसी टिश्यू, एक ऐसी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो हड्डी को किसके साथ जोड़ती है? मसल। मसल्स और बोन को जोड़ने वाली जो टिश्यू है उसका नाम टेंडन, और हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली टिश्यू का नाम लिगामेंट। बच्चों को समझ आ रहा है? सबको क्लियर है? जी बोलिए। बेटा रिकेट्स अलग चीज है। रिकेट्स का मतलब होता है आपकी बॉडी में एक चीज जानते हैं, विटामिन डी, विटामिन डी जिसे आप कहते हैं, विटामिन डी आपको भी जरूरत है। छोटे बच्चे, आपके घर में छोटे भाई बहन हैं, उनको भी विटामिन डी चाहिए, बड़ों को भी चाहिए, हम सबको विटामिन डी की जरूरत होती है। लेकिन आजकल आप देखेंगे बच्चे, छोटे बच्चे, आजकल फ्लैट कल्चर आ गया है। गांव में आप देखें खुले खुले घर होते हैं, लेकिन आजकल का जो माहौल है फ्लैट कल्चर है, तो जो बच्चे हैं अंदर ऐसे फ्लैट्स में, बंद हाउसेस में रहते हैं, तो छोटे बच्चे 1 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनको सही से विटामिन डी नहीं मिल पा रहा। तो विटामिन डी के ना मिलने की वजह से उनकी जो हड्डियां हैं, उनके पैर जो हैं, उनकी टांगे जो हैं, वो या तो इस शेप की हो जाती हैं, ऐसे, ऐसी हो जाती हैं या ऐसी हो जाती हैं, अंदर की तरफ टेढ़ी हो जाती हैं या बाहर की तरफ निकल आती हैं। तो इन लेग्स का टेढ़ा हो जाना, घूम जाना, बेंड हो जाना, या तो कॉन्वेक्स या कॉन्केव शेप में बेंड हो जाना, इसका मतलब इस बच्चे को रिकेट्स है। तो जिन बच्चों को रिकेट्स की परेशानी, टांगे उनकी टेढ़ी होने लगती हैं, उस केस में डॉक्टर उनको बोलते हैं विटामिन डी की कमी हो रही है इसकी वजह से। समझ आ गई बात? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है, रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है। जी, अगर हम ये प्रॉब्लम के बाद अगर विटामिन डी लेना शुरू कर दें, किसकी बात? रिकेट्स के बाद, तो फिर हाँ बिल्कुल, छोटे बच्चों की हड्डियां ग्रोइंग एज होती है छोटे बच्चों की, अगर उन बच्चों को आप विटामिन डी देंगे, बिल्कुल उनकी लिम्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनके ठीक हो जाते हैं। ये बताएं बच्चों, आप
आपने ये बात ऑब्जर्व करी होगी कभी कि आपके घर में आपके बुजुर्ग दादी हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं। कई बार आपने सुना होगा कि वो बुजुर्ग जब बाथरूम गए, वॉशरूम गए, वहां जाके उनका पैर स्लिप हुआ, गिरते ही उनको फ्रैक्चर हो जाएगा। आप गिरेंगे, आपको नहीं होगा। क्यों? क्यों? उम्र के साथ साथ हमारी जो हड्डियां हैं ना, हड्डियों में से कैल्शियम लॉस होना शुरू हो जाता है। अगर हड्डियां में से कैल्शियम बहुत तेजी से, बुजुर्गों में ये कैल्शियम बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है हड्डियों में से, और हड्डियों में से कैल्शियम बहुत ज्यादा लॉस होने की वजह से एक प्रॉब्लम होती है बच्चों, जिसका नाम ये है, क्या कहते हैं? ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, पोरोसिस मतलब पोर्स हो जाना, हड्डियों में पोर्स हो जाना। किसकी वजह से? कैल्शियम की लॉस होने की वजह से। इस कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। खुदा ना खासा आपको चोट लग जाती है, आपके बोन में फ्रैक्चर हो गया, तो उस बोन को हील होने में बहुत कम वक्त लगता है, बहुत जल्दी आपकी वो फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा। लेकिन आपके खुदा ना खासा आपके दादी को, दादा दादी को, नाना नानी को, किसी बुजुर्ग इंसान को फ्रैक्चर होता है, उसको हील होने में काफ़ी वक्त लगता है। कभी कभार आप देखेंगे किसी इंसान को, किसी बुजुर्ग इंसान 6 महीने बेड पर रहना पड़ता है, 1 साल बेड पर रहना पड़ता है, क्योंकि हड्डी जोड़ती नहीं, बिकॉज उनके अंदर ये दिक्कत होती है जिसका नाम ऑस्टियोपोरोसिस है। बात समझ आ गई? क्लियर है? यहां तक समझ आ गया? टेंडर और लिगामेंट में फर्क, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है टेंडर और लिगामेंट पे, तो टेंडर और लिगामेंट में फर्क समझ आ गया? टेंडन किसको कनेक्ट करती है? बोन से मसल के साथ, बोन को मसल के साथ, और लिगामेंट बोन से बोन को जोड़ने वाली जो टिश्यू है उसका नाम लिगामेंट। इसके बाद एक टिश्यू होती है जिसका नाम कनेक्टिव टिश्यू है, जिसका नाम है कार्टिलेज। कार्टिलेज एक ऐसी टिश्यू है जो बोन के मुकाबले में तो नर्म होती है और हड्डी के मुकाबले में सॉफ्ट होती है। इधर देखो, ये क्या है? इसको कहते हैं पिन्ना। यह आपका एयर पिन्ना है, आपका ये एयर पिन्ना है, ये कार्टिलेज का बना हुआ है। देखो, मसल के मुकाबले में हार्ड है और हड्डी से सॉफ्ट है। इसी तरह ये देखो, ये वाला पार्ट, ये आपकी जो नोज है, ये भी किसकी बनी है? कार्टिलेज की बनी है। इसके अलावा देखो, तुम्हारे और मेरे गले में एक पार्ट है जहां से हमारी आवाज निकलती है, जिसका नाम होता है लैरिंक्स, जिसको आम जबान में कहते हैं वॉइस बॉक्स। वो भी किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ है। अच्छा, इसके एक बात शायद हमने कभी नोट करी हो, ये क्या बना रहा हूं? ये क्या है बच्चों? ये क्या है बताओ? बताओ बेटे, बताइए क्या बनाया मैंने? थायराइड ग्लैंड। ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये है ट्रैकिया, जिसको आप सांस की नली कहते हैं, ये विंड पाइप कहते हैं। इस विंड पाइप को गले में, आप ये दो पाइप है, इसको आप दबाओगे ना, दबेगा नहीं है। इस पाइप को जब दबाते हैं, आपके गले में 2 पाइप हैं। फ्रंट वाला पाइप है ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप कहते हैं। इससे पीछे एक और पाइप है जिसका नाम है ईसोफेगस, जिसको फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप दब जाता है, लेकिन ये नहीं दबता। क्यों? कि जो रेड कलर से मैंने बताया है ना, ये जानते हो क्या है? क्या है? क्या है? कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं। कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं। इन रिंग्स की वजह से आपका ट्रैकिया दबता नहीं है। अगर ये रिंग्स ना होते ना, क्या होता? तो ये दब जाता। अगर सो रहे होते तो ये सोते वक्त दब जाता, किसी भी कंडीशन में दबता, तो सांस का जो एयर पैसेज था वो ब्लॉक हो सकता था। इसलिए देखिए, अल्लाह ताला ने कितना शानदार मैकेनिज्म रखा है आपकी सांस की नली के अंदर। ट्रैकिया कार्टिलेज के रिंग्स दिए हैं ताकि आपका सांस की नली दबे नहीं, ताकि हवा का एयर पैसेज ब्लॉक ना हो। तो इसलिए हम यहाँ कार्टिलेज के रिंग्स हमारे इसमें भी मौजूद हैं। एक और चीज़ बताता हूँ, शायद पता हो आप बच्चों को।
हाँ बेटा, ये क्या है? ये दिस इज नॉट स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। दिस इज कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जिसको हम बैकबोन कहते हैं। आपकी और मेरी रीढ़ की हड्डी जो है ना, बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम, उसके अंदर प्रोटेक्टेड है क्या? स्पाइनल कॉर्ड। इधर देखो, अल्लाह ताला ने जैसे तुम्हारे ब्रेन को प्रोटेक्ट रखा है इनसाइड द स्कल, स्कल के अंदर हिफाजत से रखा है, ऐसे आपकी स्पाइनल कॉर्ड को बचा के रखा है। कहां पर? बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। बच्चों, ये हड्डियां हैं, एक वर्टिब्री, एक ये वर्टिब्री, ये दूसरी वर्टिब्री, ये तीसरी वर्टिब्री, ये चौथी वर्टिब्री। इसके अंदर, इसके बीच बीच में, इन वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेज की बनी हुई छोटे छोटे ये पैकिंग होती है। इनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये जो बीच में हड्डियों के बीच में आपकी जो बैकबोन है, इसके बीच में एक वर्टिब्री, फिर उसमें बीच में डिस्क, फिर वर्टिब्री, फिर डिस्क, फिर वर्टिब्री, फिर डिस्क, इस तरह से पूरा वर्टिब्रल कॉलम बना हुआ है। इन डिस्क की वजह से, इधर देखो, इस डिस्क की वजह से आप अपनी स्पाइन को ऐसे 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 ऐसे, ये आप जब बेंड होते हैं ना, झुकते हैं, कोई चीज उठाते हैं, तो आपकी स्पाइन में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, किसकी वजह से है? ये डिस्क। और ये डिस्क किसकी चीज की बनी हुई है? ये डिस्क जो है कार्टिलेज की बनी है। जरा थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, तुम्हें अल्लाह ताला ने तुम्हें डिस्क ना दी होती तो क्या होता? आप समवॉट एक रोबोट की तरह होते। समझ आ रही है बात? आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ना होती, आप इस तरह से मूव नहीं, आप अपने साइडवेज, आपकी बॉडी में ऐसे या ऐसे होता। समझ आ रही है बात? समझने की कोशिश करो। आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी ना होती तो आपकी स्पाइन में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके लिए यहां पर क्या क्या है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये डिस्क किस चीज की बनी है बच्चों? कार्टिलेज की बनी है। एक और चीज बताता हूं, सुनो। कुछ लोगों में ओल्ड एज में या किसी एक्सीडेंट की वजह से ये डिस्क ना, ये डिस्क अपनी जगह से हट जाती है, इसको कहते हैं स्लिप डिस्क। ये स्लिप डिस्क हो गई। उसकी वजह से देखो, ये आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसमें से नर्व्स निकलती हैं। ये नर्व्स निकले, नर्व्स का जाल होता है। अगर ये डिस्क निकल गई तो उसकी वजह से आपकी कोई नर्व दब जाती है, और नर्व के दबने की वजह से बहुत कमर में दर्द रहेगा, उठते बैठते दर्द रहेगा, उसको कहते हैं स्लिप डिस्क। ये दर्द है स्लिप डिस्क। समझ आ रही है बात? तो बहरहाल, ये मैंने आपको कार्टिलेज के बारे में बता रहा था। कार्टिलेज एक ऐसी कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल के मुकाबले में हार्ड होती है और बोन के मुकाबले में सॉफ्ट होती है, और ये एक स्पेशल टाइप के सेल से बनी होती है। ये कार्टिलेज एक टाइप का सेल से बना होता है, जिसका नाम होता है कौन से सेल्स? कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो आपकी ये एडिपोस टिश्यू कौन से टाइप के सेल से बनी है? एडिपोसाइट। इधर देखो, एडिपोसाइट से बनी है एडिपोस टिश्यू। ऐसे ही कार्टिलेज बनी है कौन से टिश्यू से? कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स। बच्चों, एक नॉट सुना है? कार्टिलेजिनस फिशेस। फिश सुना है? फिश एक होती है बोनी फिश, एक होती है कार्टिलेज फिश। अगर आप मछली खाते हैं, फिश खाते हैं, फिश दो टाइप की होती है। एक होती है बोनी फिशेस, जिसमें कांटे होते हैं, वो बोनी फिशेस होती हैं। एक आप सुनो बगैर कांटे की फिश होती है, उसको कहते हैं कार्टिलेजिनस फिश। कार्टिलेजिनस फिश वो कार्टिलेज की बनी होती है। एक नाम सुना है? स्कॉलिडॉन, डॉग फिश। डॉग फिश कहते हैं उसको, स्कॉलिडॉन। वो कार्टिलेज की बनी होती है, उसमें कांटे नहीं होते। जिन मछलियों में कांटे नहीं हैं वो कार्टिलेजिनस फिश होती है, कार्टिलेज की बनी हुई फिश होती है। हमारी बॉडी में कार्टिलेज, मैंने आपको बता दिया, हमारी बॉडी में कार्टिलेज का काम फ्लेक्सिबल। इधर देखो, हमारी बॉडी में कार्टिलेज एक ऐसी टिश्यू है जो मसल के मुकाबले में तो हार्ड है, लेकिन बोन से सॉफ्ट है। किस टाइप के सेल से बनी होती है? कॉन्ड्रोसाइट। इसके अलग अलग काम है। इधर देखो, यहां पर भी मौजूद है, पिन्ना के अंदर भी मौजूद है। कहीं पे इसका काम प्रोटेक्शन में है, कहीं पे इसका काम आवाज जनरेट करना है, कहीं पर इसका काम, इधर देखो क्या है? प्रोटेक्ट करना। कहीं पे इसका काम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना है। एक और जगह बताऊं आपकी बॉडी में, इधर देखो,
ये सामने वाली जो बोन है, ये कौन सी बोन है? इसका नाम होता है स्टर्नम। स्टर्नम, जिसको ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। ये सामने वाली जो बोन है हमारी हड्डी, इसको ब्रेस्ट बोन कहते हैं। इससे आपकी क्या जुड़ी हुई है? रिब्स। पसलियां जो हैं, जो रिब्स हैं, इससे जुड़ी हुई हैं। लेकिन कुछ रिब्स जो हैं वो इस हड्डी से डायरेक्टली नहीं जुड़ी हैं, कार्टिलेज की मदद से जुड़ी हैं। तो कार्टिलेज का काम कहीं कहीं पर जोड़ने का भी काम होता है, कहीं पे कार्टिलेज का काम आवाज प्रोड्यूस करना होता है, कहीं पे कार्टिलेज का काम कोलैप्स करना हो, उससे बचाना होता है, कहीं पे कार्टिलेज का काम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना होता है। इस पिन्ना का काम क्या है? अल्लाह ताला ने ये पिन्ना क्यों दिए? अगर ये पिन्ना ना होते सिर्फ होल होता। इसका काम है, ये पिन्ना का काम है कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स को कलेक्ट करने के लिए हमें ये पिन्ना मौजूद है। समझ आ रही है बात? पिन्ना, ये जरा सोचो कि नाक क्यों दिए? सिर्फ होल्स होते हैं। ये नोज क्यों दिए? करने के लिए, ताकि अगर आप ये नॉस्ट्रल्स खुले हुए होते तो सारे डस्ट पार्टिकल अंदर जाते हैं, नहीं हाथ जाते? तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कार्टिलेज की बनी हुई नोज दी है, यहाँ पे कार्टिलेज के बने हुए कान का पिन्ना दिया है ताकि ताकि साउंड वेव्स को कलेक्ट करें। तो हर चीज की एक मसलियत है। तो ये कार्टिलेज एक ऐसी टिश्यू जो मसल के मुकाबले में तो हार्ड होती है लेकिन बोन से सॉफ्ट होती है। कौन से टाइप से सेल से बनी होती है? कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट। अच्छा, एक बात और बताएं बच्चों। ओके, तो ये यहां तक समझ आ गया, कार्टिलेज समझ आ गया। कार्टिलेज, अब कार्टिलेज के बाद थोड़ी सी बात मैं बताऊंगा किसकी? बोन की। आपको मैंने बताया हर टाइप की कनेक्टिव टिश्यू किसी स्पेशलाइज्ड सेल से बनी होती है। तो बोन एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो बनी होती है कौन से सेल से? इधर देखो, एडिपोस टिश्यू कौन से सेल से बनी थी? कार्टिलेज कौन से सेल से बना था? ऐसे ही हड्डियां कौन से सेल से बनी है? हड्डी को बनाने वाले सेल्स का नाम क्या है? ऑस्टियोसाइट्स। सोच के बताओ, किसी इंसान की तुम्हें एक हड्डी दी जाए, ह्यूमन स्केलेटन की तुम्हें हड्डी दी जाए और आपसे पूछा जाए कि ये बोन को एनालाइज करो और बता लगाइए ये बोन कितनी पुरानी है, मतलब जिस पर्सन की ये बोन है उस पर्सन की डेथ के वक्त क्या एज रही होगी, क्या पता लग सकता है? एक इंसान की, एक स्केलेटन की, इंसान के स्केलेटन की हड्डी तुम्हें दी जाए और तुमसे कहा जा रहा है इस स्केलेटन को देखो, इस हड्डी को देखो और इसको पता लगाओ कि जिस इंसान की हड्डी है वो जब डेथ उसकी हुई थी उस वक्त उसकी एज क्या थी। क्या ये मुमकिन है? yes, sir. क्या ये मुमकिन है? yes, sir. कैसे? सर वो ऑस्टियोसाइट्स कब लास्ट टाइम कब अपग्रेड हुए थे? क्या हुआ था? अपग्रेड मतलब कब सेल कैल्शियम क्या क्या पता लगाएंगे? कम है तो ओल्ड एज में। मुझे एग्जैक्टली ये पता करनी है कि उस वक्त जिस इंसान की डेथ हुई थी, जिसकी वो हड्डी है, उसकी एग्जैक्ट एज मुझे बतानी है कि क्या थी। क्या मुमकिन है? एग्जैक्ट एज। वो 21 साल का था, वो 25 साल का था, वो 45 का था, वो 49 का था, कितने साल का था? क्या एज उसकी डिटरमाइन की जा सकती है? एग्जैक्ट एज क्या पता लगाई जा सकती है? सोच कर आइएगा, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पूछूंगा मैं आपसे कि इसकी एज कैसे पता करते हैं।